पर प्रमोशन उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आजम आजमी और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम दो रुख। नाज़रीन, ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 75वां दिन है। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट बहाल कर दिया गया, लेकिन किसानों को रोकने के लिए सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सख्त बैरिकेडिंग को बरकरार रखा गया है। वहीं किसान पर इन सख्तियों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। किसान ज़राए क़वानीन को वापस लिए जाने से कम पर राजी नहीं है। इस बीच आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ज़राए क़वानीन पर बोलते हुए अपोजिशन और एहतजाजी किसानों को आड़े हाथों लिया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर ज़राए क़वानीन से मुताल्लिक़ इस्लाहात पर यू टर्न लेने का इल्ज़ाम लगाया, तो वहीं MSP को हमेशा बरकरार रखने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के MSP वाले बयान पर अपोजिशन लीडरों का रद्द अमल भी सामने आया। अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के एहतजाज को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, इसी दौरान ज़राए क़वानीन में तरमीमात के जरिए फिर से पार्लियामेंट में इसे पेश करे। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि हुकूमत पहले क़वानीन को वापस ले। तो इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पुनीत लकड़ा जो कि तर्जुमान हैं भारतीय किसान यूनियन के, और अश्वनी उपाध्याय जो कि BJP के सीनियर लीडर हैं। सबसे पहले पुनीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। PM ने आज हाउस से बोल दिया है कि किसानों को उन्होंने दावत दी है। क्या रद्द-ए-अमल है, क्या रुख है अब आपका? देखिए, ये सरकार जो है वो दोहरा रवैया अपनाती है। पब्लिकली कुछ और बोलती है, मीटिंग में कुछ और बातें करते हैं। आज तो पार्लियामेंट में बोल दिया ना भाई। सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम MSP रहेगी। MSP तो बहुत सालों से आज भी सरकार ही डिक्लेयर करती है, किसान तो उसे डिक्लेयर करता नहीं है। पर आप बताइए कि क्या MSP सरकार के घोषित करने के बाद भी किसानों को प्रभावी तरीके से मिल पाती है? उसका जवाब है नहीं। अभी बिहार में चुनाव हुए, क्या सरकार ने ये वहां की जनता को ये बताया कि बिहार में 14 सालों से APMC एक्ट खत्म किया हुआ है और वहां के किसानों की क्या हालत है? क्या सरकार ने इस बात को कभी उठाया वहां पर? क्या सरकार इस बात से इनकार करती है कि बिहार का जो किसान है वो किसान वर्ग से बदलकर मजदूर वर्ग में तब्दील हो गया है और करोड़ों की संख्या में देश के अन्य राज्यों में वो मजदूरी करने जाता है? क्या सरकार इस बात से भी इनकार करेगी? क्या वो एक मॉडल सरकार के पास नहीं है जो पूरी तरह से फेल हुआ है? इस बात से भी इनकार करेगी क्या सरकार? सरकार का यही दोहरा रवैया है। एक तरफ कहती है हम एक फोन कॉल दूर है, दूसरी तरफ रास्ते में कीलें, बैरिकेडिंग, अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वो दूसरे मुल्क के हैं। दूसरा, एक और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। सरकार कभी कहती है ये पाकिस्तानी है, विदेशी ताकतें इसमें लगी हैं, कभी चीन से इनका लिंक बताते हैं। फिर किसी एक कलाकार ने ट्वीट किया और सरकार ने तुरंत पलट के ये कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है। मैं तो ट्वीट करने वाले उस कलाकार को धन्यवाद करूंगा कि उनके एक ट्वीट से जो पाकिस्तानी और खालिस्तानी या आतंकवादी इस तरह का जो या अलगाववादी जो तमगा भारतीय किसानों को मिला था, सरकार ने उसे भारतीय मान लिया। ये ही अविश्वास जो है किसानों के बीच है। सरकार किसान और अपने बीच दूरियां बढ़ा रही है। बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। अश्वनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी उपाध्याय, आपने किसान यूनियन के जो तर्जुमान है पुनीत जी, उनका रुख आपने सुना। अब BJP का क्या रुख है? PM ने आज पार्लियामेंट से बाकायदा बोल दिया है कि कोई घबराने की बात नहीं है, MSP जैसा का तैसा बरकरार रहेगा, किसान से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। देखिए, पुनीत जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं आशा करता हूं कि आपका दो रुख कार्यक्रम बहुत शांति से बहुत अच्छी तरीके जाता है, तो पुनीत जी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें सुनेंगे। पुनीत जी ने लगभग 3 मिनट का समय लिया और भारत की समस्याएं बताई, किसान की समस्याएं बताई। लेकिन पुनीत जी ने यह नहीं बताया कि जिन 3 कानूनों को ये कुछ लोग कह रहे हैं वापस ले लो, उन तीनों कानूनों की कौन सी धारा में क्या ऐसी चीज है जिससे किसान परेशान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं,
उस किसान जो कानून है जिसको ये वापस करने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए प्रोपोगंडा क्या करते हैं कि हमारी जमीन चली जाएगी, जबकि उसके सेक्शन 9 में और सेक्शन 15 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने वो कानून पढ़ा है, मुझे नहीं पता पुनीत जी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता किसान की जमीन पे। कहने का मतलब एक टीन शेड भी नहीं डाला जा सकता। दूसरी बात, भाई इस देश में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे दूध मिल्क प्रोडक्शन होता है। इतनी बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स बने हुए हैं, डेयरी पूरे हर एक राज्य में अलग डेयरी है, उनका किसानों से कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई हम आपसे पर डे आप दूध पैदा करिए, हम आपसे दूध खरीदेंगे। लेकिन क्या किसी कंपनी ने आज तक किसी किसान की भैंस को कब्जा कर लिया या भैंस छीन लिया? ऐसा नहीं हुआ। दूध का कॉन्ट्रैक्ट होता है, भैंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसे इस कानून में भी फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप ये फसल पैदा करो, जो फसल आप पैदा करोगे इतने दाम पे हम आपसे खरीद लेंगे। क्या दिक्कत है जब फसल अगर आपकी अच्छे दाम पे बिक रही है, कोई खरीद रहा है, कोई खरीदार आपको मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है, जिस तरह से दूध को मिल रहा है, या पशुपालन वाले जो है या मछली पालन वाले हैं उनको एक मार्केट मिला हुआ है। अगर किसान को अपने फसल के लिए एक मार्केट मिलता है या एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि उपाध्याय जी ने जैसे अभी कहा कि उन्होंने ये कानून पढ़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो एक नजर उस पर और डाल लें। चैप्टर 4 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 4 का 14 क्लोज का 7th पॉइंट पढ़े। उसमें उसका हिंदी अनुवाद करके, और मैं चाहूंगा कि वो देश की जनता को और देश के किसानों को उसका हिंदी अनुवाद भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से बता दे। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसान और कंपनी के बीच किसी तरह से फसल का आदान प्रदान नहीं होता है या किसान असफल रहता है अपनी उपज को कंपनी को देने में, तो जो अग्रिम राशि उसने कंपनी से ली है उसका भुगतान एसडीएम के पास जब विवाद जाएगा तो एसडीएम उसका फैसला रेवेन्यू एक्ट में करेगा। एरियर्स की रिकवरी रेवेन्यू एक्ट में करेगा। अब रेवेन्यू एक्ट क्या कहता है? इसमें बहुत चालाकी से सरकार ने इसमें घुमाकर शब्दों को लिखा है, शायद ये सोचकर कि किसान अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है। एरियर्स जो है वो बकाया कैसे वसूल करेगा रेवेन्यू एक्ट में। अब रेवेन्यू एक्ट क्या कहता है कि आप चल अचल संपत्ति, अब एसडीएम के पास तो कोई ऐसा अधिकार है नहीं कि वो बैंक खाते की डिटेल उसमें जमा कर लेगा। अब जब किसान ने अग्रिम राशि ली है, मान लीजिए मैं किसान हूं 2 एकड़ का और मैंने टमाटर के लिए मैंने कंपनी से 5 लाख रुपए लिया, भाव तय कर लिया। कंपनी अब जब बाजार में फसल आती है, अगर उपज ज्यादा आती है, उपज ज्यादा पैदावार हो जाती है उस साल और बाजार का भाव गिर जाता है, मैंने 25 रुपए में तय किया था, मंडी में जो है 20 रुपए हो गया, तो कंपनी बहाना बनाती है कि भाई आपका टमाटर हमारे मानक के अनुसार नहीं है, इसमें ये इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्ट ऐसी स्थिति में किसान की ना तो वो फसल बिक पाई है और ना वो पैसा वापस कर पाएगा। अब उस एरियर का वसूली करने के लिए रेवेन्यू एक्ट का इस्तेमाल एसडीएम करेगा। उसका सीधा अर्थ है नहीं, सरकार तो लगातार बात करने के लिए तैयार है। कानून वापसी ही क्यों, तीनों कानून की वापसी की ही बात पर क्यों किसान अड़े हुए हैं? उसमें कुछ चेंजेस की तरमीम भी तो की जा सकती है। जिस इशू पर जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत है उस पॉइंट पर बात भी तो की जा सकती है। दोनों तरफ अगर लोग ऐसे ही अड़े रहेंगे, किसान अपनी तरफ अड़ी रहेगी, सरकार अपनी तरफ अड़ी रहेगी, तो कैसे मसला हल होगा? हाँ, मैं ये कह रहा था, हमारे पुनीत जी ने बड़ा अच्छी तरीके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और ऐसा इंटरप्रिटेशन किया कि नहीं, पहली बात तो ये जो कानून है ये किसी के ऊपर थोपा नहीं गया है। आपको मन हो तो कॉन्ट्रैक्ट करो और मन हो तो मत करो। दूसरा, इस कानून के बाद मंडी खत्म नहीं हो जाएगी। आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो जैसे आप आज की रेट में करते हो वैसे ही आप पैदा करो, जाके मंडी में बेचो। इस कानून में इतनी सुविधा दी गई कि अगर आपको मंडी में कम भाव मिलता है और बाहर ज्यादा भाव मिलता है तो आप बाहर बेच लो। इनको एतराज इसी बात पे है कि प्राइवेट प्लेयर को आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में, जिससे किसानों को नुकसान है। चूंकि ये थोपा तो जा नहीं रहा है ये कानून, लेकिन इस कानून के आने के बाद किसानों के पास कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो जो बीच के दलाल हैं, जो बीच के बिचौलिए हैं, जो बीच के मंडी माफिया हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी।
केवल दलालों की दुकानें बंद होगी, बिचौलियों की दुकानें बंद होंगी, कमीशन खोरों की दुकानें बंद होंगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा 30 सेकंड जी, लेके, जी। अभी आप चले जाओ मंडी के पास, तो वहां आपको कम से कम 10 ऐसी दुकानें मिलेंगी, बड़े उस पर लिखा रहता है कमीशन एजेंट। मतलब सोचो, भारत के अंदर कमीशन खोरी, पहले लोग कमीशन खोरी करते थे, शर्मा के करते थे, आज की डेट में मंडी के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा के कमीशन एजेंट, मतलब कमीशन खोर बैठे हुए और हमारे किसानों को चूस रहे हैं। ये सरकार तो चाहती दलाल है कि स्ट्रीट ये भी लिखा हुआ है। कमीशन पुनीत जी, हम ये पूछ रहे हैं कि एमएसपी पे भी आज आपके लीडर ने कहा है, टिकैत ने कहा है कि अगर एमएसपी पर कानून बने तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर सरकार एमएसपी पर भी अगर कानून बनाने की बात करती है कि इस पर कानून बन जाए, तो क्या आप लोग राजी हैं? अपना एहतजाज जो चल रहा है, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, वो खत्म करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अभी उपाध्याय जी ने यह भी कहा कि भी बाजार है, खुला बाजार है मंडी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एपीएमसी मंडी में किसान पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। जो टैक्स राज्य सरकारें लगाती है, मंडी टैक्स के नाम पे वसूलती है, वो खरीदार को देना होता है। अब सरकार ने जो प्राइवेट मंडी लगाई है वो टैक्स फ्री, यानी कि अब मैं उदाहरण के तौर पे लूं तो 1975 रुपए के गेहूं के एमएसपी पर खरीदार को 164 रुपए टैक्स देना होता है। अब यही 164 रुपए का खेल है। कुछ समय के लिए प्राइवेट प्लेयर इस 164 में से 100 रुपए का लाभ किसान को देगा, 64 रुपए खुद रखेगा। अब किसान को जहां 100 रुपए ज्यादा भाव मिलेगा, वो साल 2 साल कंपनी की तरफ जाएगा, अपना माल बेचेगा, और माल बेचने के बाद नतीजा क्या होगा कि एपीएमसी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगी, वो ठप हो जाएगी, और उसके बाद वो अकेली कंपनी, वो अकेला प्राइवेट बड़ा प्लेयर अपनी मनमानी करेगा। बिल्कुल। आज पीएम ने आज बयान दिया, उस पर अगर हम बात करें तो पीएम ने मनमोहन सिंह को भी आड़े हाथों लिया, शरद पवार को भी आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि ये लोग भी चाहते थे कि कृषि जो कानून है इसमें कुछ चेंजेस हो ताकि किसानों को डायरेक्ट फायदा हो। तो अब ये यू टर्न क्यों, और आप अपोजिशन को अपने साथ लेके? आदमी साहब, मैं जवाब दे देता हूं। जी जी, बताइए। आप सरकार तो बार बार आपको कह रही है, आप बताओ इस कानून में क्या क्या सुझाव क्या है, और आपके प्रतिनिधियों ने 11 सुझाव दिए, सरकार ने उन 11 सुझावों को मान भी लिया, बोला ठीक है हम इन 11 सुझावों को लागू कर देते हैं। तो पुनीत जी, क्या दिक्कत है? जब सुझाव आपको मंजूर है तो फिर दिक्कत क्या? फिर ये एहतजाज क्यों इतना लंबा? आज 75वां दिन है। अगर सरकार ने आपसे बात की, 11 दौर की आपसे बात हुई, आप कुछ चीजों पर सहमति भी बन गई, उसके बावजूद ये एहतजाज क्यों चल रहा है? देखिए, मैं अभी उपाध्याय जी की बात का पहले जवाब दे दूं, जो आपका पिछला प्रश्न था। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि भाई 11 सुझाव आए थे, 11 दौर की बातचीत हुई थी, सरकार उनको मानने को तैयार नहीं थी। पहले तो ये तय कर लें कि इनमें से कौन सा नेता है जो वो सही बात कहेगा। अभी लोकसभा में देश के कृषि मंत्री ने बड़े ठाके लगा के ये कहा कि मुझे इतने दिनों से, 2 महीने से मुझे ये नहीं पता लगा कि कानून में कमी क्या है। अभी ये एडमिट कर रहे हैं यहां पर कि 11 सुझाव आए थे, हम मानने को तैयार थे, जो कमियां थी उनको दूर करने को तैयार थे, संशोधन को तैयार थे। पहले तो ये तय कर लें कि इनमें से सच्चा कौन है, झूठा कौन है। देश को यही भ्रमित किया जा रहा है। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि सामने किसान जो है वो ना समझ नहीं रहा है, विपक्ष का बहकाया हुआ है। दूसरी तरफ उसी बहकाए हुए विपक्ष, अगर वो विरोधी और विपक्षी है तो आप उनसे बातचीत क्यों करते हैं, और क्यों ये यहां एडमिट करते हैं वाद विवाद में, बहस में कि भाई उसमें तो हम संशोधन के लिए तैयार थे, 11 सुझाव आए थे, हम मानने को तैयार थे, किसान मान ही नहीं रहा है। अब आपको मैं बता दूं, अगर किसी कानून में, अगर उसमें कोई कानून घातक है या कोई दवाई है मैं आपको देता हूं और उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर आएगा, तो आप उसकी डोज कम करेंगे या उस दुष्प्रभाव की गोली को इनकार करेंगे? जहर को धीमा करके दिया जाए या जहर को दिया जाए, दोनों में असर होगा। बेहतर है कि ये जहर ना दिया जाए। इसीलिए हमने ये कहा है कि जब कानून में आप इतने बदलाव करने को तैयार हैं तो क्यों ना इन कानूनों को रद्द करके आप एक नया कानून लेकर आए। दूसरी बात, अब इन्होंने एक बिचौलिए का प्रश्न भी किया था। मंडी के बाहर जाइए, बिचौलियों की दुकानें लिखी खड़ खुली हुई हैं, उस पर लिखा है कमीशन खोर, कमीशन लीजिए। अब सरकार के खुद के आंकड़े कहते हैं कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। हम कहते हैं कि एमएसपी हर देश के हर किसान का अधिकार है, आप उसको कानूनी रूप दे दीजिए। अब प्राइवेट प्लेयर खरीदे
चाहे सरकार खरीदे, उसको न्यूनतम जो सरकार खुद से तय करती है, सरकार के विशेषज्ञ तय करते हैं। बीजेपी, लेकिन बीजेपी का या सरकार का ये भी तो इल्जाम है कि देश भर में पूरे किसान करोड़ों की तादाद में, लेकिन हरियाणा, पंजाब और जो हरित प्रदेश का बेल्ट है, उन्हीं किसानों को एतराज क्यों है? जी बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, जो अभी 80% किसान जो है हरियाणा पंजाब के, उस एमएसपी के लाभ को जानते हैं। अब जानते हैं तो उन्हें यह भी पता है कि सरकार क्यों एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं ला रही है, यानी कि वो सीधे सीधे अपनी सरकारी खरीद से पल्ला झाड़ना चाहती है। अभी गडकरी जी का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि अरे हमारे यहां तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार भाव से पहले से ही ज्यादा है। अरे लेकिन आप ये नहीं देखते कि बाजार भाव आपके तय मानकों से कम पे दिया जा रहा है, किसान को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बजाय कि उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के, इन्होंने तय कर लिया है कि हम सरकारी खरीद से अपना पल्ला झाड़ लें, इसलिए वो किसी भी तरह का इसमें गारंटी कानून ला नहीं रहे हैं। अब अगर हरियाणा और पंजाब के लोग जानते हैं कि इस पल्ला झाड़ने से, इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के गिरने से उनकी आर्थिक शक्ति बेहद कमजोर होगी, उनकी आर्थिक शक्ति यूपी, पूर्वांचल और बिहार के किसानों जैसी हो जाएगी, वो खुद खेती छोड़कर मजदूरी के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसीलिए वो इस बात को जान रहे हैं। इसको देश के दूसरे किसान को इस जो कानून बना उसका इल्म नहीं है या उसके बारे में जानकारी नहीं है। अश्विनी उपाध्याय, सरकार की समस्या ये है कि अश्विनी उपाध्याय, आपसे जानना चाहूंगा, क्या हरियाणा, पंजाब और हरित प्रदेश के किसानों को ही इसका इल्म है, देश के जो दूसरे किसान है उसको इल्म नहीं है इसका? अभी तक कह रहे थे किसान बहुत जागरूक है, किसान समझदार है, अब कह रहे हैं केवल हरियाणा और पंजाब का किसान समझदार है, बाकी किसान नासमझ है। ये तो अब क्या बताऊं, वो तो अपने सवालों में ही अपने जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, और हरियाणा और पंजाब के कितने किसान आए हैं ये भी पता नहीं, मैंने ये, अरे वो जागरूक है तो वो, अच्छा आप देखिए छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहा है, कर्नाटक में प्रदर्शन शुरू हो गया है, लोग जैसे जैसे जागरूक, जितना समय आप और हम टीवी पर यहाँ गुजारते हैं, देश के अन्य भागों का किसान जो है वो सारा दिन टीवी पर नहीं बैठा रहता है, वो नहीं जान पा रहा है। अरे जब आप अपने कार्यकर्ताओं को इसका हिंदी अनुवाद करके नहीं समझा पा रहे हैं, आपने 700 पंचायत की, आपने कितने लोगों को अपने समर्थन में तैयार किया, बताइए। अब आप मर्यादा तोड़ रहे हैं, अब आप मर्यादा तोड़ रहे हैं और आपको पता है कि मैं सच बोलने वाला हूं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सुन लीजिए, ठीक है, ये कह रहे हैं कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसान समझदार हैं, और दूसरा, हरियाणा और पंजाब के कितने समझदार? यूपी के 1000 किसान जो यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए, और पंजाब के लगभग 1000 किसान जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए। यानी पूरा पंजाब ना समझ, पूरा यूपी ना समझ, केवल जो हजार लोग कांग्रेस के कहने पे आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, वही लोग समझदार है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये किसान आंदोलन है, सरकार किसानों के साथ है, सरकार बताए कि किसान बताएं कि वास्तव में इस कानून में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, सरकार हमेशा तैयार है। लेकिन चूंकि ये पहले मन बना के चुके हैं, ये तो मतलब इन्होंने तो पार्लियामेंट की बहस को भी नहीं इंतजार किया, प्रधानमंत्री के जवाब का भी इंतजार नहीं किया। 4 दिन पहले कह दिया कि 2 अक्टूबर तक चलेगा, 4 दिन पहले कह दिया कि ये तो अब तो किसान नहीं है, तो गद्दी हटाओ, गद्दी खाली करो, आंदोलन शुरू होगा। तो कुल मिलाकर मैं, जैसा कि राकेश टिकैत जी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं, दोनों बार उनकी जमानत जब्त भी हो चुकी है, अब उनको कहीं एक पॉलिटिकल, उनकी एक ख्वाहिश है, सांसद बनना चाहते हैं, अब उनको ऑफर किया गया है। आरएलडी से लड़े थे तभी जमानत जब्त हुई, निर्दलीय लड़े तभी जमानत जब्त हुई, अब उनको शायद कांग्रेस कह रही कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको टिकट देंगे, आप इस आंदोलन को लंबा खींचो, तो लंबा खींच रहे। लेकिन यहाँ पर लगातार ये इल्जाम लग रहा है, आपके एहतजाज आप 75 दिन हो गए, लेकिन लगातार ये इल्जाम लग रहा है कि इस पूरे एहतजाज को कांग्रेस चला रही है, पंजाब इसका केंद्र बिंदु है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ही पूरे एहतजाज को मुल्क भर में चला रही है। जो भी रोड पर लोग दिख रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं, और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। देखिए, अब ये बताइए, क्या 50 सांसदों वाला विपक्ष इतना मजबूत है कि वो 350 सांसदों वाली सरकार को टक्कर दे पा रहा है? अरे विपक्ष कमजोर है तभी तो सरकार ये मनमानी कर रही है, विपक्ष में तो वो ताकत है ही नहीं, बची हुई नहीं है। और रही बात, अगर भाजपा सरकार कांग्रेस की उन सड़ी गली नीतियों को लागू करने का अगर उन्होंने एक रास्ता चुना है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हाल
कांग्रेस का हुआ है, जनता ने जैसे उन्हें किनारे बैठा दिया है, वो सत्ता पक्ष का भी होगा। सत्ता सदा के लिए नहीं मिली है। और जो राकेश टिकैत जी की जैसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अभी इस गद्दी हटाओ आंदोलन चलेगा, नहीं, उन्होंने, आप उस ऑडियो को सुनिए, उस भाषण को सुनिए, उसमें उन्होंने कहा है कि जनता अभी अपने अधिकारों को मांग रही है, अभी वो कानून वापसी की मांग कर रही है। अगर सरकार ने इसी तरह का हट रखा तो गद्दी हटाओ भी वो मांगना शुरू कर देगी, ऐसा उन्होंने कहा। पुनीत जी, क्या किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए महंगी पड़ सकती है? कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक मिनट, मैं आधे मिनट में मैं अपनी बात पूरी आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं, किसानों की ये नाराजगी क्या बीजेपी को महंगी पड़ सकती है आने वाले दिनों में? पैमाना बताया। देखिए, मेरा एक सवाल है कि आज तक ये आंदोलन बिचौलियों के खिलाफ धरने पे क्यों नहीं बैठे? राकेश टिकैत आज तक मंडी माफियाओं के खिलाफ धरने पे क्यों नहीं बैठे? राकेश टिकैत आज तक जो कमीशन खोर बैठे हैं, कमीशन एजेंट बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ धरने पे क्यों नहीं बैठे? ये जवाब पहले दें आप। देखिए, मुझे लगता है उपाध्याय जी की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। अगर वो गूगल पर ही सर्च करते रहेंगे कि कितने एजिटेशन हुए हैं और राकेश टिकैत या भारतीय किसान यूनियन ने किया है, तो उसमें बहुत लंबी सूची उनकी नजर आ जाएगी। उनके पिताजी से लेकर किस तरह से जब गन्ना मिलें भुगतान नहीं करती हैं, वहां ताला लगाया जाता है। 2018 में अभी किसान यात्रा निकाली गई थी, इसी सरकार ने पानी मारा था, बौछारें की थी, आंसू गैस के गोले छोड़े थे। वो तमाम वीडियो अभी टीवी, गूगल पर, यूट्यूब पर, सब जगह मौजूद है। तो ये कहना कि बिचौलियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन नहीं किया था, इनका सवाल है बिचौलियों के खिलाफ क्यों नहीं? अश्वनी उपाध्याय, आपसे एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। 11 दौर की बात हो चुकी है, आज पीएम ने भी पार्लियामेंट से खुले दिल से बोला है, बातचीत के लिए किसान आगे आए, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा। तो क्या लगता है 12वें दौर की बात में कुछ हल निकल पाएगा? मैं तो फिर से कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया तो उसके बाद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अगर देश के, ये केवल टिकैत साहब और किसान ही नहीं, हम कहते हैं किसी को भी लगता है इस कानून के किस धारा में क्या कमी है, उस धारा में क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्लास वाइज, क्लास बाय क्लास लिख के दे दे, सरकार उसको बढ़िया बनाने के लिए तैयार है। लेकिन यह कहना कि नहीं गद्दी छोड़ो, 2 अक्टूबर तक आंदोलन करेंगे, ये पूरा किसान अगर कानून वापस नहीं होगा तो हम हटेंगे नहीं, ये तो वही बात हो गई। आप दिल्ली के जो टैक्स पेयर हैं, जो इतना पैसा दे के सड़क बनवाए हैं, वो बेचारे टैक्स पेयर परेशान हो रहे हैं। आप हाईवे जाम करके बैठे हुए हैं। आप सरकार को थोड़ी परेशान कर रहे हैं, आप तो आम जनता को परेशान कर रहे हैं। पुनीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आज पीएम मोदी ने खुले मन से बिल्कुल बोला है बातचीत के लिए आइए, एहतिजाज जो आपका चल रहा 75 दिनों से उसको खत्म कर लीजिए, उसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उसको खत्म करिए, अपने घरों को जाइए, बातचीत का ये दौर जारी रहेगा। तो क्या किसान लीडर या किसान यूनियन इस बात को मानने को तैयार है, या एहतिजाज आपका लगातार ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, हम तो बातचीत तो सरकार ने बंद की। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पिछली बातचीत में कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि ठीक है, बातचीत आज से बंद, विज्ञान भवन हम बंद कर रहे हैं और हमारा प्रस्ताव है, आप जाइए, इस पर विचार करिए। बातचीत सरकार ने तोड़ी, हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, सरकार अगर ये कहती है एक फोन कॉल दूर है, तो क्या उन्होंने वो फोन उपलब्ध कराया किसान यूनियन को या किसानों को? नहीं। क्या सरकार ने कोई बातचीत के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाया बराबरी का कि समकक्ष आकर कोई बात टेबल पर बात करे? नहीं तो 26 जनवरी के बाद क्या आप सरकार के पास पहुंचने की आपने कोशिश की है? क्या सरकार से मिलने की कोशिश की आपने 26 जनवरी के बाद? नहीं, कृषि मंत्री को किसने फोन किया बताइए ना। देखिए, जब सरकार कोई न्योता ही नहीं दिया है तो एक फोन कॉल दूर है, अगर तो आप अपनी तरफ से भी तो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने क्या, आपके लीडरों ने किसी ने बात करने की कोशिश की? कृषि मंत्री को फोन मिलाइए। नहीं, मैं आपको बात करवाता हूं, आप बताइए किस दिन बात करवानी, मैं आपकी बात करवाता हूं। बार टीवी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को और सरकार को भी ये बताया जा रहा है कि सरकार बातचीत का माहौल तैयार करे। हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और पुनीत लकड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज वजीर आजम ने जिस तरह से पार्लियामेंट से कहा कि किसान से बातचीत जारी रहेगी, बल्कि अपना एहतिजाज किसान खत्म करें, अपने घरों को जाएं, बातचीत का जो दौर है वो जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।